बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अवैस और आज सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल की पॉडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। तो पहला टॉपिक जो हमने चूज़ किया है हमारे पॉडकास्ट के लिए वो है रमज़ान और ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़। जी, तो हम आगाज़ करते हैं आज अपने पहले पॉडकास्ट का। हमें शुरू में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर तारिक वसीम ने, जो कि हमारे पास सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और इसके साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर टुडे। सर, जैसा आप जानते हैं पाकिस्तान की काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शुगर या डायबिटीज़ में मुब्तला है। तो सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या एक जो डायबिटीज़ या शुगर का मरीज़ है वो रोज़े रख सकता है? जनरल जवाब तो ये है कि कुछ एहतियातों के साथ तकरीबन सभी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ देर पहले रमज़ान से पहले कुछ उसके लिए तैयारी करें और उसमें देखना है कि उनकी शुगर का कंट्रोल कैसा है, दवाएं वो किस किस्म की ले रहे हैं और उनको कोई और पेचीदगी तो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। और ये कुछ चीज़ें जो हम टेस्ट अगर करवा लें और साथ मरीज़ के पीछे कुछ अरसे के शुगर के कंट्रोल को देख लें और वो कंट्रोल ठीक है, तो ज़्यादातर मरीज़ चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। तो जनरली रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मुआलिज से पहले मशवरा कर लें और ये सेफ्टी का आंसर जो है कि कहीं शुगर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, कहीं उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो कुछ हम शायद ज़िक्र करेंगे कि कुछ क्या कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान है, तो वो उसको अगर ख्याल ध्यान में रखा जाए तो रोज़ा रखा जा सकता है। बिल्कुल सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये होगा सर कि शुगर के पेशेंट्स डिफरेंट तरह की अद्वियात या दवाओं पे होते हैं। कुछ लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो क्या इन दवाओं की डोजेज में या वक्त में या दौरानिए में कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है रमज़ान में? क्योंकि सुबह से शाम तक तो फास्टिंग में होते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि एक तो ये है कि आपके खाने-पीने का जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। दरमियान में जो वक़्फ़ा है सहरी से लेके इफ्तारी तक बहुत ज़्यादा होता है। आप सहर के बाद कोई ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इन दिनों में 12 से 14 घंटे का तकरीबन वो रोज़े का दौरानिया होगा। तो उतना अरसा अगर आप खाली पेट रहें और आपने दवाएँ ली हों तो शुगर लो होने का इम्कान है। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि इन मरीज़ों को 3 तरह से कैटेगराइज़ कर दें। एक कैटेगरी तो है कि जिनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, बगैर दवाओं के सिर्फ़ वो जैसे कहते हैं एक्सरसाइज़ के ऊपर और डाइट के ऊपर, तो उनमें तो किसी भी किस्म की कोई एहतियात की शायद ज़रूरत ना हो। दूसरी कैटेगरी वो है जो ऐसी अद्वियात पे हैं जो शुगर लो करती हैं, जो खाई जाती हैं या खाने में ली जाती हैं। तो उन अद्वियात में भी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं अद्वियात के जो मरीज़ ले रहे होते हैं। तो उसमें कुछ हैं जिनका दौरानिया जो शुगर लो करने का है वो बहुत थोड़ा होता है, कुछ है जिनको अगर आप एक दफ़ा ले लें तो उसका शुगर लो करने का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम अगर आप ग्रुप वाइज़ बात करें कि जी कुछ मतलब सबसे जो मशहूर ग्रुप जिसमें हम बिगुआनाइड्स कहते हैं या मेटफॉर्मिन है, तो इसके साथ शुगर लो होने का इम्कान बहुत कम है, तो इसकी डोज़ में या टाइम में कोई तब्दीली करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ग्रुप हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मुश्तमिल है जिसको DPP-4 इन्हिबिटर्स कहते हैं, जिसको ग्लिप्टिन्स के नाम से ये दवाएँ होती हैं, तो इनमें भी आम तौर पे शुगर लो होने का इम्कान कम है, तो इसके भी डोज़ में या दौरान टाइम में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ग्रुप है जिसमें हम SGLT2 इन्हिबिटर्स कहते हैं, जो अब पेशाब के रास्ते शुगर को ख़ारिज करती हैं और इनमें भी शुगर लो होने का इम्कान बहुत कम है, सिवाय इसके कि इसकी हम टाइमिंग को ऐसे कर सकते हैं कि बजाय इसको सुबह लेने के इसको शाम को ले लिया जाए। चौथा ग्रुप जो जो जिस पे ज़्यादा एहतियात की तो वो है जिसको हम सल्फोनाइल यूरियाज़ कहते हैं। अब ये सल्फोनाइल यूरिया की दवाइयाँ जो हैं 2 तरह की हैं, एक पुराने कन्वेंशनल वाले सल्फोनाइल यूरियाज़ जिनमें एक दफ़ा आप लेते हैं तो उसका दौरानिया जो है शुगर कम करने का 16 से 18 घंटे तक हो सकता है। तो इनमें हमें ये करना होता है कि इनकी एक तो मिकदार को 25% कम कर दें और दूसरा हम ये करें कि इसको जो अ, सुबह के वक़्त सहरी के वक़्त लेने के बजाय इसको इफ्तारी पे ले लिया जाए। तो ये तो हो गया दवाओं के हिसाब से जो खाने वाली दवाएँ हैं, इनमें जनरल प्रिंसिपल ये है कि आपके जो शुगर का कम करने वाली दवाइयाँ सल्फोनाइल ग्रुप की जो हैं उनको आप शाम को लें, बजाय सुबह को लेने के और इसकी जो पहले से आप डोज़ ले रहे हैं उसको 25% कम करके ले लें। दूसरा था जो इंसुलिन्स, इसी तरह से इंसुलिन भी 3-4 किस्म की हैं।
एक इंसुलिन है जिसको हम शॉर्टर एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, जो आप आमतौर पे बोलस के तौर पे खाने से पहले लगाई जाती है कि जी आपने खाना खाया है, शुगर बढ़नी है तो उसने कम करना है, उसका एक्शन को 1-2 घंटे तक रहना है। और दूसरी हैं जो बेसल इंसुलिन या लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन, उसमें भी 2-3 तरह के हैं, कुछ जिनका दौरानिया 12 घंटे है, कुछ जिनका 24 घंटे है। तो अगर हम इन 3 ग्रुपों को ले लें तो एक वो पेशेंट जो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स के ऊपर हैं, जैसे इंसुलिन ग्लार्जीन, तो इनमें तो शायद तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, और अमूमन ज़्यादातर लोग इसको ऑलरेडी अपने डिनर के बाद या उस वक़्त ले रहे होते हैं, तो उसको इफ्तारी के बाद उसी डोज़ में शायद 20 से 25% डोज़ कम कर दिया इनके यूनिट्स को। जो लोग जो बेसल इंसुलिन की बजाय सिर्फ बोलस इंसुलिन पे हैं, तो उनकी इंसुलिन की मिकदार का तयन उनके खाने के मिकदार के हिसाब से और उनकी खाने से पहले शुगर या उसके हिसाब से होगा। तो उसकी डोजेज में भी यूजुअली 20% कमी करके आप उसी डोज में रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो प्री मिक्स इंसुलिन ले रहे होते हैं, 70% उनमें लॉन्गर एक्टिंग है और 30% जो है शॉर्टर एक्टिंग है। तो इसके लिए भी वही रहनुमा असूल है कि आपकी इसकी डोज़ अगर आप अमूमन जब आप रोज़े नहीं रख रहे होते, तो सुबह डोज़ ज़्यादा दी जाती है और शाम को कम दी जाती है। रमज़ान में आप इसको रिवर्स कर लें, तो जो ज़्यादा डोज़ वाली इंसुलिन है, वो आप इफ्तारी के बाद लगा लें, और जो कम डोज़ है, उसको आप सहरी पे और डोज़ में ऑन एन एवरेज कोई 20% की कमी कर दें यूनिट में नंबर में। लेकिन बेहतर ये होगा कि इस सारा कुछ करने के लिए आप अपने मुआलिज से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें रमज़ान शुरू होने से पहले। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा कि इंसुलिन जो रेगुलर आपने बात की, कुछ लोग दिन में 3 मरतबा भी लगाते हैं, यानी दोपहर के खाने के साथ ही लगाते हैं। तो क्योंकि रमज़ान में दोपहर का खाना नहीं होता, तो दोपहर को वो इंसुलिन वो लगानी चाहिए उन्हें या छोड़ देनी चाहिए, स्किप करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, नहीं, अगर तो आप जैसे हम कहते हैं कि आप तैयारी करें, तैयारी में आप ये भी शामिल है कि आप रमज़ान से कुछ दिन पहले खाली पेट भी और दोपहर के वक़्त भी और शाम को शुगर को चेक करके अपने लेवल्स का अंदाज़ा कर लें कि दोपहर को कितना है। और जैसे आपने पहले कहा कि चूँकि रमज़ान में दोपहर में आपने खाना खाना ही नहीं है, तो वो जो जिसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं या शॉर्टर एक्टिंग आप खाने से पहले लगाते हैं, तो सिर्फ़ उसके ऊपर तो उसकी तो ज़रूरत शायद उनको नहीं होगी, और उसके डोज़ के हिसाब से। लेकिन इसी सवाल के साथ कि अगर हम रोज़ा रखा हुआ है आपने और आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप कंसेक्टिवली 300 से ज़्यादा आता है, तो इवन रोज़े की हालत में भी आप इंसुलिन के डोज़ लगा सकते हैं। इसमें कोई शरअन कोई कबाहत नहीं है, और इसके ऊपर बाकायदा फतवा मौजूद है कि अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा हो गई है, तो आप 8 से 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लगा सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी था सर क्लियर करना कि शरई तौर पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हाँ, नहीं, इंसुलिन लगाने से रोज़ा क़ज़ा नहीं होता। तो इसके ऊपर जामिया अल-अज़हर का फ़तवा भी मौजूद है, इसके ऊपर जामिया अशरफिया का भी फ़तवा भी मौजूद है, तो मतलब इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें कोई दो राय हो सकती। ये तो मेडिकली भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इंसुलिन लगा सकते हैं। सर ऐसे भी कुछ मौका या कोई सिचुएशन हो सकती है जब रोज़ा तोड़ने की नौबत आ जाए या तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो अगर हम ये कहें कि रोज़ा रखने पे मरीज़ को क्या-क्या ख़दशात हो सकते हैं। ख़दशात 4 या 5 किस्म के हैं। एक, आपने चूँकि पानी कम पीना है, तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। जो डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आपको पहले से ही कोई गुर्दे की बीमारी है या अगर आपको पहले से ही कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो डिहाइड्रेशन थ्रोम्बोसिस के होने के इम्कान को बढ़ा देती है, तो रिस्क हो सकता है जी कि आपको कोई स्ट्रोक ना हो जाए या हार्ट अटैक ना हो जाए, या तो एक तो यह है कि पानी की कमी के हवाले से ज़रा ख्याल रखने की है। दूसरा ये है जी कि आप चूँकि जैसे हमने कहा दवाई आपने ले ली है, दोपहर में खाना नहीं खाना, शुगर लो हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि अगर आप दिन में किसी भी वक़्त आपकी शुगर 70 से कम हो जाए, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्पटम्स का अंदाज़ा भी नहीं होता। आमतौर पे तो अगर आपकी कम होती है, तो आपको कुछ ठंडे पसीने आने शुरू होते हैं, कोई कन्फ्यूजन शुरू होती है। लेकिन कई लोगों में ये जो इनका सेंस करने का मैकेनिज़्म, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में तो बल्कि इनफैक्ट है कि जिन लोगों को तो असूलन रोज़ा रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता चलेगा उनकी शुगर कब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है कि अगर आपने रोज़ा रख लिया और आपकी शुगर लो हो गई, अलामात हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली 70 से कम हो गई है, तो आपको रोज़ा क़ज़ा कर देना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आप जो शुगर लो हो गई है,
तो उसमें इम्कान ये है कि आपको पहले से ही अगर इल्म है अलामात का, तो जैसे मैंने कहा कि आप रोज़ाना दूसरा है कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बढ़ जाने में अभी जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था, अगर आपकी शुगर आप 2 रीडिंग करते हैं, 300 से ज़्यादा शुगर आई है, तो बेहतर है कि घंटे के बाद 1-2 फिर की जाए। अगर फिर भी ज़्यादा है और रोज़ा मतलब इफ्तार होने में कोई 1-2 घंटे का वक़्त है, तो आप रोज़ा जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके इफ्तार में अभी 4 से 5 घंटे का वक़फ़ा मौजूद है, तो पहला स्टेप तो ये है जी कि आप शायद 8 से 10 यूनिट बोलस इंसुलिन लगाएँ, और अगर शुगर लेवल अगला आपका 300 से कम आ गया है, तो बेहतर है कि आप रोज़ा जारी रखें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उस सूरत में भी रोज़ा कज़ा कर देना चाहिए। तो इसके साथ अगर कोई आपको कोई और तकलीफ़, जैसे शुगर के मरीज़ों में सिर्फ़ शुगर नहीं होती, उनमें हाइपरटेंशन भी होती है, उनमें बाद दफ़ा गुर्दे भी मुतासिर भी हो सकते हैं उनको। तो अगर उनसे मुतल्लिका कुछ अलामात ज़ाहिर हों जिसको कि फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो, तो उस सूरत में भी रोज़ा कज़ा कर देना चाहिए। जी सर, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स राइज़ हो सकते हैं रोज़ा रखने के साथ-साथ, और किन सूरतों में रोज़ा मतलब कज़ा कर देना चाहिए या तोड़ा जा सकता है मेडिकल ग्राउंड्स पे। एक आखिरी सवाल पूछ के आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वो ये कि समोसे, पकौड़े और इस तरह की जो अशिया आते हैं, उनका इस्तेमाल हम देखते हैं रमज़ान में बहुत कॉमन हो जाता है, और जो रोज़ेदार अफराद हैं जिनको शुगर भी है, ज़ाहिर है उनका भी दिल चाहता है वो लोग भी ये सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इनकी लज़्ज़त लेना चाहते हैं। तो ये बताइए कि जो मरीज़ मतलब गोलियाँ या ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें लेना चाहें इफ्तारी में, तो उनके लिए क्या हिदायत है? अ, मेरा ख़्याल है कि रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा शायद दवाइयों और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना और किस मिक़दार में लेना है। जैसे तुमने कहा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है सहरी का भी और इफ्तारी का भी, और उसके ऊपर अनवाउ अक़साम से खाने चुन दिए जाते हैं, और साथ डायबिटिक पेशेंट बैठा हुआ बेचारा हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है कि मैं क्या लूँ, क्या ना लूँ। तो उसमें जनरली जो एक डाइट के हवाले से हम एक वो प्लेट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आप एक आपके जो खाने की जो प्लेट है सहरी के वक़्त या इफ्तारी के वक़्त, उसको आप यूँ समझ लें कि 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 1 हाफ़ ऑफ दैट शुड बी मेनली प्रोटीन। तो इस तरह से वो जो निशास्ते और फैट और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो। अ, आम तौर पे वो वाली चीज़ों से सहरी के वक़्त लिए मतलब रोज़ा रखा जाए जिनका जो शुगर बढ़ाने का जो अमल है, या जो जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना हो। इधर आपने खाना खाया और साथ ही शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, बल्कि वो स्लोली रिलीज़िंग कार्बोहाइड्रेट टाइप की चीज़ें हों, जिसमें आपकी जैसे गंदम या जौ की बनी हुई रोटी ठीक है, चावल आप ले सकते हैं एक मुअय्यन मकदार के अंदर, घर में बना हुआ सालन और वो सारा साथ दिया जा सकता है। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होगा, और सुबह कोई सैलेड वगैरह ले लें। हाँ, ज़्यादा मसला आता है हमारा इफ्तारी के ऊपर। अफ़्तारी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लोगों को सवाल होता है खजूर, कि खजूर तो बहुत मीठी होती है। खजूर 1 या 2 खजूर की हद तक लेके रोज़ा इफ्तार करने में कोई मान्यत नहीं है। इतना ज़्यादा शुगर लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप बहुत देरों के हिसाब से लेंगे तो वो ठीक नहीं है। पानी में सादा पानी या जिसको अब नींबू पानी कहते हैं वो बेहतर है। जो हमारे यहाँ शरबत और बहुत सारे जो मतलब और चीज़ें बनाई जाती हैं लिक्विड चीनी वाले, वो ठीक नहीं है। जूसेस उनके लिए ठीक नहीं है। ग्रेप फ्रूट जूस अगर वो पसंद करते हो तो ले सकते हैं। समोसे और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो जिनमें दोनों ही कंटेंट फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट निशास्ता ये सारा वो जो मैदा है, तो वो उनके लिए बहुत मुनासिब नहीं है। उसकी बजाय अगर आप सिंपल फ्रूट सैलड एक बना लें कि जिसमें कुछ अमरूद और सेब और केला और कुछ स्ट्रॉबेरी या इस तरह के जो फल हैं, वो एक एक बाउल की शक्ल में आप काट के उसमें कोई चीनी और कुछ और मिक्स किए बगैर, तो ये एक बहुत अच्छा, और मतलब पानी पी के और साथ 2 खजूर के साथ और साथ ये फ्रूट सैलेड के साथ, या अगर उसके साथ दही ले लें तो ठीक है। सादा पानी बहुत ठीक रहेगा, और उसके बाद आप अपना रूटीन का खाना, तो जो बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ दस्तरख़्वान पे चुनी हुई चीज़ें कस्टर्ड और ये और वो से, वो ज़ाहिर है कि इनके लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सर। तो इन शॉर्ट मतलब समोसे, पकौड़े नहीं खाने, और रूटीन की जो ग़िज़ा जो शुगर के मरीज़ों को बताई जाती है, उस पे अमल करना है। जी। थैंक यू सो मच सर, आज टाइम देने के लिए, और इस पहली एपिसोड में आने के लिए।
वी आर थैंकफुल कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला. सो दिस इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ आवर सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑफ सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने पेशेंटली हमारी बातें सुनी. आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा. कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.